हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपद काल से संबंधित 50 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है उदयन ने। यानी गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है कालाशोक। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। यानी हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ये है अजातशत्रु। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब बेबीलोन में, यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है अवंतिका। यानी उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब भोजक या ग्राम भोजक। यानी पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है महानंदीन या नंदीवर्धन। यानी नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदीन या नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृतभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही जवाब उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। यानी उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन जो है यही भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न, यानी ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही जवाब है झेलम नदी के। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब ईरानियों के द्वारा। यानी प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब 326 ईसा पूर्व में। यानी सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पिस या वितस्ता यानी आधुनिक नाम जिसका झेलम है का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है सिकंदर जो है वह सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है गिरिब्रज या राजगृह। यानी मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है यूनानियों के द्वारा। यानी प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण तथा पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही जवाब उदयन के द्वारा। यानी उदयन के द्वारा ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया। अगला प्रश्न है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया? तो इसका सही जवाब डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट। यानी डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट जो था यही ईरान के हखमनी वंश का शासक था जिसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय में। यानी 16 महाजनपदों की सूची जो है वह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही जवाब है घनानंद। यानी मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था घनानंद। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका सही जवाब है 6ठी सदी ईसा पूर्व में। यानी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वह 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह कौन से है? तो कलिंग में। यानी कलिंग अभिलेख में यह साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह कौन था? तो इसका सही जवाब है डेरियस। यानी पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, उसका क्या नाम था? तो डेरियस था। अगला प्रश्न है,
मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब है बज्जी संघ यानी वैशाली। यानी बज्जी संघ के साथ में मगध के राजा अजातशत्रु का हमेशा से युद्ध होता रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका सही जवाब, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मौसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, यानी किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका सही जवाब है मगध में। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब है घनानंद। यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद था। अगला प्रश्न है, सेनिया यानी नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार को। यानी सेनिया किसे कहा जाता था? तो बिंबिसार को कहा जाता था, और सेनिया का अर्थ होता है नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 600 ईसा पूर्व में। यानी भारत में सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब महापद्म नंद को। यानी उग्रसेन किसे कहा जाता था? तो महापद्म नंद को। और उग्रसेन का अर्थ क्या होता है? तो उस भयानक सेना का स्वामी। अगला प्रश्न है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, और यही कारण था कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, डेरियस या दारैबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का बिस्मा प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका सही जवाब है 360 टैलेंट। यानी 360 टैलेंट राजस्व उसको प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब है अवंती। यानी मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के। अगला प्रश्न है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? तो इसका सही जवाब हेरोडोटस नहीं था। यानी सिकंदर के साथ हेरोडोटस भारत नहीं आया था। अगला प्रश्न है, किसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका सही जवाब है शिशुनाग ने। यानी अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा किसने बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है श्रेष्ठीन। यानी महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका सही जवाब बिंबिसार। यानी बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। अगला प्रश्न है होता है, तो इसका सही जवाब है धनी किसान। यानी गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी किसान। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका सही जवाब है काशी। यानी शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही जवाब अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु ही था जिसने प्रारंभ में अपने पिता की हत्या किया और बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु ने। यानी काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया। यानी विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस एक वंश का शासन था? तो इसका सही जवाब है नंद वंश का। यानी सिकंदर के आक्रमण के समय में उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय। यानी अंगुत्तर निकाय जो है वह बौद्ध संघ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका सही जवाब है मगध। यानी मगध जो था वह 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो इसका सही जवाब है मगध। यानी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध था। अगला प्रश्न है,
बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु और प्रसेनजीत, यानी ये दोनों जो थे वह बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब इंद्रप्रस्थ, यानी कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। अगला प्रश्न है, कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है साकेत या श्रावस्ती, यानी कौशल की राजधानी कहाँ है? तो साकेत या श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी, यानी वत्स राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी है। तो ये 50 प्रश्न महाजनपद काल से लेकर के आप लोगों के सामने आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।